हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले हम अध्याय 2 में पहला लेक्चर देख चुके हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वह विलयन हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं, निलंबन हो सकते हैं या शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। हम विभिन्न तरह के पदार्थ कैसे उनको पृथक करते हैं, आज के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मिश्रण के घटक होते हैं उनका कैसे पृथक्करण किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो आमतौर पर शुद्ध नहीं होते हैं, जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और अलग करना क्यों आवश्यक है? जिससे कि हम प्रत्येक घटक के बारे में विस्तारपूर्वक विधिवत अध्ययन हम कर सकें, इसलिए मिश्रण के घटकों को अलग करना आवश्यक होता है। विषमांगी जो मिश्रण होता है, दो तरह के मिश्रण हमने देखे, समांगी और विषमांगी। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं, जैसे कि हाथ से हम उसको अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो मिश्रण के घटक होते हैं उन्हें पृथक करने के लिए कुछ विशेष तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। घर में आप देखे होंगे कि तमाम पदार्थों को पृथक करने के लिए उन्हें चाल कर, छान कर, बीन कर या हवा के द्वारा किसी भी विधि से हम सामान्य विधियों से भी अलग कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके घटकों को हम विशेष भौतिक क्रियाओं द्वारा ही उनको अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला जो विशेष विधि है, जो रंग वाले घटक होते हैं, नीले अथवा काले रंग की स्याही अगर आपस में मिली हुई है तो उसे कैसे पृथक कर सकते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रख दें, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। क्या इससे निष्कर्ष निकला, यह जान लीजिए कि हम वाच ग्लास पे किसका वाष्पीकरण हुआ, क्या वाच ग्लास पे कोई अवशेष बचा है। हम ऐसा देखते हैं, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही जो है वह जल में रंग का मिश्रण है, एक तरह का रंग है जो कि जल में मिला हुआ रहता है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थों को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी रंगीन पदार्थ है, अगर हम उसको वाष्पीकृत करके अलग करना चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, और वाष्पीकरण विधि द्वारा और भी अनेक पदार्थ हैं जिनको अलग किया जा सकता है। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं? बाज़ार में जो है वह तमाम तरह के दूध हैं, क्रीम, टोन, डबल टोन, यह किस आधार पर बनाए जाते हैं? पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक, यह किस आधार पर ये दूध की पैकेट बनाए जाते हैं, दूध की यह क्वालिटी बताई जाती है। दूध के विभिन्न प्रकारों में जो यह ब्रांड इनका बनाया गया है वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर आधारित होता है कि उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। वसा की मात्रा कम या ज़्यादा कैसे करते हैं? उसमें से वसा को निकाल लेते हैं तो वसा कम हो जाती है, कम निकालते हैं तो कुछ वसा बची रह जाती है। तो वसा की मात्रा के आधार पे भिन्न भिन्न प्रकार के दूध हमें मार्केट में दिखाई देते हैं। इनसे वसा कैसे हम अलग करते हैं? क्रियाकलाप के द्वारा देखें। एक परखनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें, जिसमें से कभी जरा सा भी क्रीम निकाली ना गई हो, ऐसा दूध लें। और एक यंत्र होता है अपकेंद्रित यंत्र, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। यह प्रयोग घर में रसोई में होने वाली मथनी से या मिक्सी से भी किया जा सकता है। जो मिक्सर ग्राइंडर आता है उससे भी यह प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं है। आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वह भी एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन की तरह ही कार्य करता है, अगर उसमें कोई द्रव पदार्थ भर दिया जाता है।
नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ भी इसको देख सकते हैं कि कैसे क्रीम से दूध को जो है, दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं, या दूध से पनीर को कैसे बनाते हैं। दूध को मथने पर क्या होता है और दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे होता है। कभी कभी द्रव में मौजूद जो ठोस कण होते हैं वह इतने छोटे होते हैं। कहाँ पर हम इस विधि का उपयोग करते हैं यह जानना जरूरी है। किस लिए, कब इस विधि को हम अप्लाई करेंगे यह समझिए कि कभी कभी जो द्रव में मौजूद ठोस कण होते हैं वह इतने छोटे होते हैं कि इन्हें छान कर उस द्रव से बाहर नहीं किया जा सकता है। इन्हें पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तब जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। यह कहाँ कहाँ इस विधि का उपयोग किया जाता है। जांच, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखें इसका। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पर इस विधि का, अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन जो है वह भी भीगे हुए कपड़ों से जो जल सूखा के कपड़े बाहर निकलते हैं तो इसी विधि का उपयोग करके उन कपड़ों से पानी को भी बाहर किया जाता है। तो यह अपकेंद्रण विधि हो गई कि कैसे हम अपकेंद्रण विधि द्वारा किन पदार्थों का पृथक्करण करते हैं और कैसे करते हैं, क्या अनुप्रयोग है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दो अघुलनशील द्रव होते हैं, आपस में ना मिलने वाले द्रव होते हैं, जैसे तेल और पानी। दो ऐसे द्रव हैं, जैसे मिट्टी का तेल किसी पानी में डाल दिया जाए तो वह दोनों घुलनशील नहीं है, आपस में घुलते नहीं हैं। इस तरह के अगर द्रव का मिश्रण है हमको मिला हुआ है तो हम उसे कैसे पृथक करेंगे, उस विधि के बारे में यहाँ पे आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। आइए सीखें कैसे किया जाता है। क्रियाकलाप, कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास किया जाता है। कीप का उपयोग किस तरह करते हैं यह देखें। कीप की संरचना जो होती है कुछ इस तरह होती है इसमें, और इसी में जो है दोनों पदार्थ, मिट्टी का तेल और जल मिश्रित जो पदार्थ हमको मिश्रण प्राप्त हुआ है उसको इसमें डाल देते हैं और नीचे स्टॉप कार्क लगा होता है। स्टॉप कार्क खोलते हैं आप तो धीरे धीरे जो द्रव पदार्थ नीचे रहता है, भारी रहता है और धीरे धीरे उस कीप से बाहर निकल जाता है। जब वह बाहर निकल जाता है तब हम इस स्टॉप कार्क को बंद कर देते हैं। इस तरह जो है पृथक्करण कीप की सहायता से हम दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान दें। पहला, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और धातु शोधन के दौरान जब लोहे को पृथक करना होता है तो इस विधि द्वारा हल्के जो धातुमल होते हैं वह भी उनको ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्ठी की निचली सतह पे पिघला हुआ जो शेष लोहा होता है वहाँ पे वह बचा रह जाता है। ऐसे ही हम और भी जगहों पर देखते हैं कि ऊपर से हम चीज़ों को हटा लेते हैं और नीचे जो हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है वह बचा हुआ रह जाता है। इसको आप घरेलू उपयोग में भी काफ़ी जगह देखते होंगे। इसके बाद हम अगली विधि जो पृथक्करण की है उसको देखते हैं कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने एक विधि जो हम पढ़ रहे थे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन का पदार्थ पर। वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ को जब हम ताप देते हैं तो वह उसके कण जो हैं वह ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अधिक तीव्रता से गति करने लगते हैं, जिससे उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है जब उससे अधिक ऊर्जा वह प्राप्त कर लेते हैं तो वह स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हमने देखा था वहाँ पे कि जिन्हें अगर हम गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न परिवर्तित होकर के सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उस गुण को हमने कहा था ऊर्ध्वपातन।
तो नमक और जो कपूर का मिश्रण है वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। अगर इन दोनों का मिश्रण है तो नमक जो है वह ऊर्ध्वपातित नहीं होता है, जबकि कपूर ऊर्ध्वपातित होने वाला ठोस पदार्थ है। इन दोनों के मिश्रण को जैसे हम गर्म करते हैं, यह कपूर इसमें से भाप के रूप में बाहर निकल जाता है और नमक अवशेष के रूप में बर्तन में बचा रह जाता है। इसी विधि का उपयोग करके अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, इनके अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन यह भी ऊर्ध्वपातित होने वाले ठोस पदार्थ हैं। अगर यह किसी दूसरे पदार्थ के साथ उसी रंग के दिखने वाले, उसी आकार के दिखने वाले पदार्थ के साथ मिले हुए हैं तो इन्हें भी हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन में सिर्फ करना यह है कि उस पदार्थ को किसी बर्तन में, मिश्रण को किसी बर्तन में रखकर गर्म करना है। चित्र की भांति इस तरह व्यवस्थित कर लें और गर्म करें। गर्म करने के बाद जो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर दूसरे बर्तन में, पात्र में एकत्र हो जाएगा और शेष पदार्थ दूसरा बर्तन में ही बचा रह जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसे हम पृथक करते हैं। जो स्याही होती है उसमें हमेशा एक ही रंग नहीं होता है, इसमें कई रंग मिले हुए होते हैं और इन रंगों को पृथक करने के लिए, अलग अलग रंगों को पृथक करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी क्यों? एक यह चित्र व्यवस्थित किया गया है कैसे इसमें उपकरण को हम व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद कहाँ कांच की छड़ रखी जाती है, कहाँ कांच की क्लिप लगाते हैं कागज़ की, और उसके बाद छन्नक पत्रक कैसे लगा होता है। और इसमें करते यहाँ हैं कि एक निशान लगा लेते हैं स्याही का और नीचे जल भरा हुआ होता है। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता जाता है वैसे ही उस स्याही से अलग अलग रंग उस छन्नक पत्रक पर अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देने लगते हैं। तो यह विधि क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। और वह जो पत्र होता है छन्नक पत्रक, उस पर हम जिस पे रंग का अवलोकन कर लेते हैं वह छन्नक पत्रक जो है उससे के द्वारा यह दोनों तरह के रंग, 3 तरह के, 4 तरह के जो भी रंग हैं वह आसानी से पृथक हो जाते हैं। इसमें क्या कौन सी तकनीक काम करती है, किस लिए दोनों सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं? होता यह है कि जो जल में अधिक घुलनशील है वह तेज़ी से ऊपर उठता है, जो उससे कम घुलनशील है उससे कम तेज़ी से ऊपर उठता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में जो क्रोमा होता है, क्यों इस विधि का नाम रखा गया क्रोमैटोग्राफी? ग्रीक भाषा में जो क्रोमा होता है, क्रोमा का अर्थ होता है रंग, क्रोमा का अर्थ होता है रंग, इसलिए इस विधि का नाम क्रोमैटोग्राफी रखा गया। इसमें एक साथ मिली हुई कई रंगों को हम क्रोमैटोग्राफी की विधि से अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद कहाँ अनुप्रयोग किया जाता है? यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं। क्रोमैटोग्राफी में भी नई नई टेक्निक्स अब आ गई हैं, इसको विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे आप। कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है इसका? अनुप्रयोग बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। डाई में रंगों को पृथक करने में हम क्रोमैटोग्राफी की विधि का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में हम क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में हम क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। तो यह क्रोमैटोग्राफी विधि हो गई। उसके बाद 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे हम पृथक करते हैं? इसके पहले हम पृथक्करण कीप के द्वारा उन द्रवों को, 2 द्रवों को पृथक किए थे जो कि आपस में अघुलनशील थे। लेकिन ऐसे 2 द्रव हैं जिन्हें अगर हम मिला देते हैं तो हम उन्हें अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं। ऐसे द्रवों को हम किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? वह विधि यहाँ पे हमें पढ़नी है। वह विधि कहलाती है आसवन विधि। आसवन विधि, यह चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आसवन विधि का। और आसवन विधि द्वारा
हम ऐसे द्रवों को पृथक करते हैं, यह भी एक प्रश्न ही है। आसवन विधि द्वारा हम ऐसे द्रवों को पृथक करते हैं जो कि आपस में घुलनशील होते हैं। चित्र उपकरण जो हैं वह इस चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लिए जाते हैं। और होता क्या है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं और थर्मामीटर के अनुसार जो द्रव पदार्थ, जैसे सभी द्रवों का अलग अलग अपना अपना क्वथनांक होता है जिस पर वह उबलते हैं और वाष्पित होने लगते हैं, तो यह क्वथनांक जो है वह सभी द्रवों का बराबर नहीं रहता है। जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वह उसमें से पहले वाष्पित होकर के दूसरे पात्र में एकत्र हो जाएगा, उससे कम जिसका क्वथनांक रहेगा उसके बाद वह वाष्पित होना शुरू करेगा। तो थर्मामीटर, किस क्वथनांक पे थर्मामीटर इसलिए उपकरण में लगाते हैं हम यहाँ पे कि हम यह देखते हैं कि उस टेम्परेचर तक इस मिश्रण का ताप पहुँच गया है, तो जो वाष्पित होने वाला पदार्थ है उस क्वथनांक का जो द्रव होगा वही वाष्पित हो रहा है, उसे हम एकत्र कर लेते हैं दूसरे पात्र में। इस क्वथनांक में अंतर होने के कारण द्रवों के हम आसवन विधि के प्रयोग द्वारा उनका जो है पृथक्करण कर लेते हैं। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है और इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कहाँ हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक तो यह एक स्थिति हो गई जिसमें दो द्रव हैं जिनके क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल है, हम वहाँ इसका उपयोग आसवन विधि का कर लेते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, उनके मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, जब दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ का मिश्रण जिनके घटकों के क्वथनांक का अंतर 25 से कम होता है, वहाँ पे हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने में, पेट्रोलियम से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ विशेष नहीं होता है, सारी चीज़ें आसवन विधि के समान होती हैं, बस अंतर इतना होता है कि आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक सीधी नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी हुई होती है। यह गुटकी वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। प्रभाजी आसवन ठीक आसवन की ही तरह विधि है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि इसमें एक प्रभाजी स्तंभ लगा होता है, प्रभाजी कालम बना होता है और प्रभाजी कालम से होने के बाद पदार्थ संघनक तक जाता है और ठंडा होकर अलग होता है। तो किनका पृथक्करण करते हैं इस विधि द्वारा, कैसे करते हैं और अधिक कौन से उपकरण उपयोग करते हैं, यह आपने देख लिया। तो वायु से गैसों को पृथक करने में हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। वायु को घटकों को कैसे पृथक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि वायु से कैसे उसके घटकों को हम पृथक करते हैं। अलग अलग जो वायु का मिश्रण है, वायु एक समांगी मिश्रण है, इसके घटकों को हम कैसे पृथक करते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है, इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरण को दर्शाता है। ये देखिए कैसे वायु है, इसके दाब बढ़ाकर तथा ताप कम करके वायु को पहले ठंडा कर लेते हैं, संपीड़ित कर लेते हैं, उसको द्रव के रूप में बदल लेते हैं और द्रवीकृत वायु को प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न गैसों का पृथक्करण हो जाता है। किस ऊंचाई पर किस गैस का पृथक्करण होता है, जिस क्वथनांक सेल्सियस में, वायु आयतन में 183, इसका -183 क्वथनांक है ऑक्सीजन का, और वायु में कितना प्रतिशत है, 20.9%। यह प्रतिशत कभी कभी आपसे
जरूर पूछा जाता है हमेशा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद करिए। क्वथनांक कितना होता है ऑक्सीजन का? -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। वायु में कितना प्रतिशत होता है? 20.9, 10.9 और 78.1। यह अनुपात वायु में विभिन्न गैसों का होता है। कैसे इसको हम पृथक करते हैं, उपकरण यहाँ पे दिया गया है और नोट्स में हमने इसके बारे में विधिवत लिखवा दिया है, किस प्रक्रम के बाद हम क्या करते हैं। वायु यहाँ से अंदर जाती है और उस पर हम तब प्रेशर बनाते हैं इस चैम्बर में, और प्रेशर बनाने के बाद वह गर्म वायु जाती है इस शीतलक में, और जिसमें जल की पाइप गुजरी होती है, और यहाँ जब वायु पहुँचती है तो इस पाइप से टकराने के बाद वह शीतल और संपीड़ित वायु हो जाती है और वह फिर द्रवीकृत रूप में परिवर्तित हो जाती है, और कुछ शुष्क बर्फ के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यह द्रवीकृत वायु फिर विस्तारक जेट में जाती है, फिर कैसे यहाँ पहुँचती है, फिर द्रवीकृत ऑक्सीजन अलग होती है। ऑक्सीजन का बहुत ही उपयोग किया जाता है, वायु से ही ऑक्सीजन अलग की जाती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुतायत रूप में आजकल मेडिकल के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उपयोग ऑक्सीजन का होता है। कैसे वायु के घटकों का पृथक्करण करते हैं? वायु यहाँ इंटर करती है, इंटर करके कैसे संपीड़ित होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म करते हैं, फिर कैसे उसमें से ऑक्सीजन पृथक हो जाती है। यह वायु से ऑक्सीजन पृथक करने का उपकरण है, और इस उपकरण को आप अपनी कॉपी में बना भी लें और लिख भी लें। कैसे पृथक होती है? विभिन्न ऊंचाइयों पर स्तंभ के विभिन्न गैसें एकत्र हो जाती हैं जैसे जैसे ठंडी होती जाती हैं। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। पिछले पेज पे हमने, पिछली स्लाइड पे यहाँ पर यह दिया गया है कि वायु में जो गैसें हैं उनका विभिन्न क्वथनांक पे कितना किसका क्वथनांक है, इसको आप उसके अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। और यह जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है, उसी टेम्परेचर के कॉलम को देख करके आप इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। अब अगली विधि जो है कि कैसे किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे, कहीं मिश्रण है कॉपर सल्फेट का, विलयन है, उसमें से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर लेते हैं। यह जो विधि होती है वह क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कैसे करते हैं इसको ध्यान दें। और जल को शुद्ध करने में भी उसी प्रभाजी आसवन वाली विधि का उपयोग किया जाता है, यह भी ध्यान दें। कैसे पृथक करते हैं, क्रिस्टलीकरण क्रिया क्या होती है, कैसे विलयन हो कॉपर सल्फेट का, उसमें एक छंडक पत्रक से ढक के कमरे का तापमान दिन भर ठंडा होने के लिए रख दें, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की प्याली में रख लें। और कैसे कैसे किया गया है ध्यान दें इस पर कि एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। फिर क्या करें, जल की कम से कम मात्रा डालकर इसे घोल लें, और जो अशुद्धियाँ घोलने के उपरांत हमें दिखाई देती हैं उन्हें आसानी से छान सकते हैं। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल का कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें, मतलब उसको गर्म करेंगे तो पानी निकल जाएगा और कॉपर सल्फेट अधिक से अधिक मात्रा में उसमें बचेगा। और उसके बाद क्या करें, काफ़ी देर तक गर्म करने के बाद उसे रख दें, ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि उसके कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल उस बर्तन की पेंदी में बैठने लगते हैं। उन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को निकाल करके बर्तन में अपने रख लें। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण किया जाता है, कहा जाता है। कैसे करते हैं देखते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध कहाँ किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है अगर वह अशुद्ध रूप में हमें प्राप्त है। जैसे समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग
किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस के विलयन से शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न विधियों से निम्न प्रकार से उत्तम है। नमक जो है आपको बता दें वह वाष्पीकरण विधि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्रिस्टलीकरण से अधिक शुद्ध नमक हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के बाद क्यों वाष्पीकरण से बेहतर है क्रिस्टलीकरण, यह ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि कुछ ठोस तो विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलीय पदार्थ जब हम गर्म करेंगे तभी वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के उपरांत हमें क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो उसमें क्या समस्या है कि कुछ ठोस तो विघटित हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चीनी के समान गर्म करने पे झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलीय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को प्रदूषित कर सकती हैं। वाष्पीकृत करने के पश्चात भी तमाम अशुद्धियाँ उसमें बची रह जाती हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग कहाँ हम करते हैं? समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इन जगहों पर हम व्यापारिक रूप में क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ही ये जो सभी विधियां बताई गई हैं उन विधियों का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और विभिन्न तकनीकों का जो विकास किया गया है पृथक्करण के लिए वह हम देख सकते हैं कि कैसे हम विभिन्न पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। तो यह थी आज की क्लास, कैसे कैसे विभिन्न मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को हम प्राप्त कर सकते हैं। शहरों में जो पीने योग्य पानी है जब उसकी जल आपूर्ति जो की जाती है वह भी इसी विधि से किया जाता है। विभिन्न चरणों में जो है विभिन्न पदार्थों को पृथक करके शुद्ध जल प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह थी आज की क्लास, और इस क्लास से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट करके फ़ोन करके हमसे क्लियर कर लें। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ। घर पे रहें, तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।